आईजी पुलिस ने यह बताया कि जी वो तो पता नहीं कितने अरसे से आदमी यहाँ का रिहायशी भी है। बेसिकली पिछले 8 साल में इमरान खान ने दहशतगर्दों को इतनी छूट दी है केपीके के अंदर, इतना लालची और खुदगर्ज आदमी है कि चंद वोटों के लिए, चंद 2 टकों के वोटों के लिए, अगर अब भी आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर, जिसको सारी दुनिया कह रही है कालादम जमात तुम कह रहे हो, उसको नहीं पाकिस्तान में खोलने दो उसको। बुशरा बीबी को यहाँ तक खौफ था कि इमरान खान ने बाज को आना नहीं अपनी हरकतों से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, और मुझे इस पूरे वाक़े में सिर्फ एक अच्छी चीज़ अभी नज़र आ रही है, बाकी तो बड़ा अंदोनाक वाक़या है कि कई ज़ख्मी जो हैं उनको मलबे तले से निकाला भी गया और उनकी उम्मीद है कि वो बच जाएंगे। तो हर चीज़ में एक अच्छी चीज़ हमें देखकर वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतने घरों को बचा लिया। अब बात यह है कि जो मस्जिद के अंदर धमाका करे, नमाजियों को मारे, वो तो मुसलमान नहीं हो सकता, इसमें तो कोई डर नहीं। लेकिन आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, लेकिन उनको बताया गया कि जी एक ही गेट है जिससे एंट्रेंस है, और उसके बावजूद वेंटर हो गया। फिर आईजी पुलिस ने यह बताया कि जी वो तो पता नहीं कितने अरसे से आदमी यहाँ का रिहायशी भी है, यानी उसकी भी तफ्तीश नहीं हो रही। बेसिकली पिछले 8 साल में इमरान खान ने दहशतगर्दों को इतनी छूट दी है केपीके के अंदर कि वो हर जगह आकर रच बस गए हैं, हमारे दरमियान, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। ये इतना, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरे मुंह में गाली आ रही है इसके लिए। इतना लालची और खुदगर्ज आदमी है कि चंद वोटों के लिए, चंद 2 टकों के वोटों के लिए इसने उनको जड़ें जमाने दी, और इसने अपनी पुलिस को खोखला कर दिया, सीडीडी को खोखला कर दिया वहाँ पे, ताकि उनको कोई रोक टोक ना हो सके। अब आप देख लें कि ये केपीके की हुकूमत जो है वो तो चंद दिन पहले गई है, तो अभी तक जितना कुछ 9 साल में हुआ है, 9.5 साल में, वो उन्हीं का किया धरा है। अगर अब भी आप लोगों को ये नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर पता नहीं कब समझ आएगी, इतने लोग मरने के बावजूद, इतने बेमाना कत्ल के बावजूद। और रेड जोन में होने का मतलब ये है कि पुलिस ही अपना इनकॉम्पिटेंट है ना वहाँ की। तो जो इतने कामयाब पुलिस रिफॉर्म्स किए, ये किया वो किया, और केपीके की पुलिस को वाशिंगटन डीसी की पुलिस से कंपेयर करता था, कभी ये स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर करता था, आज आपको उनकी औकात नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है। और मैं क्या कह सकता हूँ, बस माविश अपना अल्लाह ताला से डरना चाहिए। वो बेचारे घर देखो जहाँ पे उनके घर से नमाजी किए हैं और वापस लाश आ गई, वो उफ, क़यामत आ गई ना उस घर में, तो क़यामत सुगरा तो आ गई। सही बात है सर। जो बात आप कर रहे हैं, इसी तरह की बात फैसल करीम कुंडी साहब ने की है। वो कहते हैं कि खान साहब ने दहशतगर्दों के इलाज मुआवजे का बंदोबस्त किया। वो कहते हैं कि उनके बयानात रिकॉर्ड पर भी हैं, जिसमें खान साहब ने दहशतगर्दों की हिमायत वगैरह कर रहे हैं। तो सर ये जो सारी बात है, उसका आज वाली दहशतगर्दी से कोई लिंक है? देखें, आप याद करें, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि 22 नवंबर 2021 को, मैं अब आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसकी हुकूमत थी 22 नवंबर 2021 को, ये बताएं मुझे जरा। ऑब्वियसली पीटीआई। ऑब्वियसली पीटीआई, ऑब्वियसली इमरान खान की, जालिम खान की, बल्कि जालिम न्याजी की। खान तो है नहीं, खान होता तो पश्तो तो बोलता, खान होता तो कोई ना कोई अपना, खान तो बड़े गयूर कौम होते हैं। बहरहाल, गवर्नमेंट रिलीजेस ओवर 100 टीटीपी प्रिजनर्स एज अ गुडविल जेस्चर। As a goodwill gesture, government releases 100 TTP thing। फिर क्या कह रहे हैं भाई साहब, 2013 से लगे हुए थे, सितंबर 2013 से, कि तहरीक तालिबान शुड ओपन एन ऑफिस। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर ना। तुम सह सके हो, आप समझ आ गई तुम्हें? जिसको सारी दुनिया कह रही है कालादम जमात तुम कह रहे हो, उसको नहीं पाकिस्तान में खोलने दो उसको। फिर आप परवेज खटक का सुन लें, 2014 में केपीके गवर्नमेंट रेडी टू ओपन टीटीपी ऑफिस इन पेशावर। ठीक है, ये परवेज खटक था जो नाचता था, ऐसे नाचता था, कंटेनर के ऊपर डांस करता था 2000, जैसे वो उड़ के परिंदा इधर चला गया तो उधर चला गया। फिर जनाब
25 सितंबर 2013 की आपको बताता हूँ कि पीटीआई चीफ अर्जेस गवर्नमेंट टू अलाउ ओपनिंग ऑफ पाकिस्तान तालिबान ऑफिस। ये बेशरम लोग, ये अपना इनके घरों के लोग मरे होते हैं या शहीद हुए होते हैं, फिर मैं देखता इनको तो प्लास्टर ही नहीं उतर रहा झूठी चोटों के ऊपर, ठीक है। इनके तो कुछ सलवार के अंदर से 4 गोलियां गिर जाती हैं लग के या मिल के, ये तो कमाल के नहीं है कि ये वो लोग हैं। तो मैं बहुत ही, मुझे रंज भी है, दुख भी और शदीद गुस्सा है मुझे आज के दिन। तो सर ऑन चौधरी साहब ये कहते हैं कि मेरे बाद खान साहब से वही मिलता था जिसे बुशरा बीबी की इजाज़त होती थी। सेक्रेटरी और वजारतें जो हैं वो तस्वीरें देखकर की जाती थी। जहांगीर तरीन साहब और मुझे बुशरा बीबी ने खान साहब से दूर किया। और वो ये भी कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा खौफजदा थे कि नवाज शरीफ कहीं इलेक्शन से पहले वापस ना आ जाएं। उन्होंने कहा मुझे कि उन्हें कहो कि या तो नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लें या फिर वो किसी तरह वापस ना आ सकें। सर आप समझते हैं इन बातों में कोई सदाकत है? 100% सच है, 100% अच्छा। सच है। बल्कि आपको मैं यहाँ तक बताऊं कि बुशरा बीबी को, यानी उस जमाने का तो मुझे पता है, मैं करीब था, बुशरा बीबी को यहाँ तक खौफ था कि इमरान खान ने बाज को आना नहीं अपनी हरकतों से, और उनको डर था कि कोई और चंद ना चढ़ जाए। तो पीटीआई की बहुत सी रहनुमाई ऐसी थी जिनकी तस्वीरें मंगा मंगा के देखी जाती थी और फिर उसको पीटीआई से दूर किया जाता था, बिल्कुल अच्छा। जैसे दफन किया जाता था कि कहीं ये सामने आई बार बार तो खान साहब का दिल ललचाएगा, मचलेगा, हाँ, मथली होगी उनको। तो बुशरा बीबी बड़ी घाक किस्म की खातून है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को बड़ी कंट्रोल किया और इफेक्टिवली कंट्रोल किया। और यानी ये वो बातें हैं कि जो मुझे याद है, मैंने किसी की सिफारिश की थी किसी पोर्टफोलियो के लिए, मिनिस्ट्री के नहीं, किसी डिपार्टमेंट के लिए। तो मुझे नईमुल हक मरूम ने कहा यार पार्टनर क्या बात कर रहे हो, वो भाभी हमारी जो है ना, ये सारी तस्वीरें उसके पास पहले जाती हैं, फिर वो पता चलता है किसी को मिलना है कि नहीं पोर्टफोलियो। लेकिन सर इस बात में आपको लगता है कि कोई सदाकत है जो कह रहे हैं कि खान साहब नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन से पहले वापस आने से खौफजदा थे? हाँ जी, अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ बहरहाल वो कहते थे कि नवाज शरीफ यहाँ हुए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। जी बिल्कुल, असल में नवाज शरीफ का जो वोटर है ना, वो बड़ा साइलेंट वोटर है, वो प्रोटेस्ट करने वाला वोटर नहीं है, सड़कों पे निकलने वाला वोटर नहीं है, लेकिन वो कमिटेड वोटर है। तो ये उस वक्त पीटीआई की ये पॉपुलैरिटी नहीं थी पंजाब में, इनको पता था, और इनके कैंडिडेट्स जो थे, जो इन्होंने जिस तरह से लगाए थे कई जगहों पे, और वाइप आउट हो गया, इवन लाहौर वाइप आउट हो गया 3 सीटों के अलावा। तो वो इनको पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो नवाज शरीफ अगर आ जाते तो फिर इतनी भी नहीं मिलनी थी जितनी मिली, यानी ये बिल्कुल क्लियर वर्किंग थी। सर पीडीएम के सरबराह जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। तो इसका ये मतलब है कि इख्तलाफात हो गए आपस में? नहीं, देखें, वो पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी बहैसियत पीडीएम कैंडिडेट के तीनों वो 11 की 11 जमातें जो हैं, उनका एक मुश्तरका कैंडिडेट हो हर हल्के में, वो नहीं होगा। तो वो नहीं अच्छा। है, वो इंडिविजुअल जमातों का तो अपना अपना मैनिफेस्टो है, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, क्यों स्पेस देंगे, वो उन्होंने नहीं सियासत आगे करनी। लेकिन पीडीएम का जो है ना, वो एजेंडा नहीं है कि वो अब हर इलेक्शन जो है एक साथ लड़े, वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। तो इसमें कोई मुझे कोई ऐप वाली बात नहीं नजर आ रही। सर ये लाल हवेली वाला जो इंसिडेंट हुआ है, आपके हर दिल अजीज शेख रशीद साहब, उनको थाने भी बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, और साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो मुझे पता है कि वहाँ से फ़ोन कैसे करना है, ट्वीट्स भी आते रहेंगे। तो सर थाने तो वो गए नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जेल चला गया तो उनको पता है कि उन्होंने कैसे कांटेक्ट करना है। ये जेल जाने से पहले इन सारे टार्जनों की बातें और होती है ना, जेल जाने के बाद हरकतें शहबाज गिल हो, फवाद चौधरी हो, कोई भी उनकी और होती हैं, आपके सामने है, स्वाति भी आपके सामने है। देखें, बात यह है कि जो लाल हवेली में वो तो इसलिए हुआ कि कब्जे की ज़मीन पे उन्होंने 10 मरले उन्होंने पैसे दिए होते, बाकी उन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो उनको कई सालों से नोटिस आ रहे थे और उनकी सियासत जो थी उनके नोटिस पे जा रही थी। अब जो है वो उन्होंने नहीं लिहाज किया और लाल हवेली जो है वो आदि उसमें कर दी। अब अगर तफ्तीश के लिए पुलिस बुलाती है आपको, आपके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, आपके ऊपर पर्चा है, आपने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है,
तो इमलाक पे कब्जा किया हुआ, तो आप टार्जन बन गए कि जी मैं नहीं जाता। क्यों नहीं जाते भाई? नहीं होगा यहाँ पे अब किसी का कब्जा। दूसरी बात यह है कि उनका ख्याल है कि जेल में वो जाएंगे, रिश्वतें देंगे, फ़ोन की सहूलत ले लेंगे, फलां ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो इस बारी शेख साहब को पता होना चाहिए जेल ज़रा सी डिफरेंट होगी उनके लिए, और उनको जेल जेल ही लगेगी, वो कोई घर का दूसरा बेडरूम नहीं होगा उनके लिए। सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं, आज उनको अदालत में पेश किया गया, वो ये कहते हैं कि पिछले 6 दिनों में मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए पुलिस वालों ने सोने दिया है। सर ये तो सरासर ज्यादती नहीं है? ह्यूमनली ये तो गलत है। सरासर झूठ है। आपको उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये आदमी 6 दिन में 2 घंटे सोया, ये ऐसे कुछ खाया पिया नहीं है। ये आई मीन आप इनके झूठों पे ना जाएं। 2 घंटे सोए 6 दिन में, वैसे ही मर जाए, उसका वजन बस 20 किलो कम हो जाता। अभी तक वजन को कम हुआ है, उसका मुंह पे नहीं हुआ, नाक पे नहीं हुआ, जिस्म पे नहीं हुआ। तो 6 घंटे 6 दिन में 2 घंटे वजन कम करना वैसे ऑनेस्टली इतना आसान नहीं। लेकिन आप अगर 6 रातें जागे तो फिर आपका वजन खत्म हो जाएगा, फिक्र ना करें आप, ट्राई कर सकती हूँ, ट्राई करें आप। और वो जो है ना, रिमांड क्या होता है? रिमांड में उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी होती है, जगा के करते हैं, ये भी एक रिमांड का एक तरीका है। उसमें तशद्दुद तो नहीं किया ना। ये शुक्र है फवाद चौधरी पहला पीटीआई वाला निकला है जिसने बाहर आके ये नहीं कहा मेरे साथ जिनसी तशद्दुद किया गया। तो वो तो एनीवे बस ये है कि जगा के रखा गया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला गया, कपड़ा नहीं डाला गया। आज मुझे फिर एक इसने बयान दिया कि जी मुझे वैन की पिछली साइड पे बिठाया था। तो भाई क्या तुम्हारे लिए अलग गाड़ियां लाएंगे? तुम जेल से आ रहे हो, कैदियों को जैसे लाते हैं वैसे ही लाएंगे ना, जैसे लाया जाता है पेशी को, उसी तरह लाएंगे कि तुम्हें डबल कैबिन में लाएं और आगे बिठा दें और फिर प्रोटोकॉल भी चले आगे, फिर तुम आओ और विक्ट्री के साइन बनाते हुए निकल जाओ। छोड़ दे ड्रामे इनके। आप ये झूठ बातों को मेरे आगे मत कोट किया करें। सर अच्छा एक और बात कोट करती हूँ। सोशल मीडिया पर इसहाक डार साहब के बारे में कुछ लतीफ़े चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एक मामूली सी जख्मी टांग अगर 3 महीने में ठीक नहीं हुई तो मुल्क की मईशत जो कि 4 साल की खराब है वो कैसे ठीक होगी? सर इस बात में कितना वजन? भाई इसमें काफ़ी सदाकत है। बात यह है कि ना सिर्फ 4 साल की खराब मईशत 4 दिन में नहीं ठीक होती, बल्कि पिछले 8 महीने में जो कुछ तहरीक इंसाफ और पीटीआई ने कर लिया उससे तो मईशत ज़्यादा ख़राब हुई। आज आप देखें कि यूएई के सदर का भी दौरा मुलतवी हो गया पाकिस्तान में। अब वो बता तो ये रहे हैं कि जी खराबी मौसम की वजह से हुआ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि क्या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स नहीं आई सुबह से। मैं चेक करूँगा भी। लेकिन यह है कि जो कुछ पॉलिटिकली हो रहा है इस मुल्क में, उसके बाद कौन इस मुल्क से हाथ मिलाना चाहेगा या डील करना चाहेगा, और कौन उसका जिम्मेदार है? तो पिछले 4 साल नहीं, ये 8 महीने भी उसमें डाले हैं। सर अफवाहें ये हैं कि डॉलर जो है वो 300 रुपए तक जाएगा। आपके ख्याल में आईएमएफ से मुज़ाकरात के दौरान ही 35% महंगाई जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी होगी? मैं वो तो ये है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उस तरह महंगा तो होना है उसमें। लोग हर कीमत देने को तैयार हैं। डॉलर में लोग अपनी सेविंग कर रहे हैं, उसमें जिन्हें पता नहीं इसमें कितना मुनाफा हो जाएगा जब बेचेंगे। तो ठीक है, अगर ये अप्रोच है तो ज़रूर करें, लोग खुद ही मरेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, बात यह है कि 300 पे डॉलर बुरा नहीं है एक शर्त पे कि वो फिर हमें ये पता हो कि अगले 3 साल इतने पे ही रहना है, ताकि लोग अपना कारोबार, अपनी ज़िंदगी जो है उसके इर्द गिर्द प्लान कर सकते हैं। जब आपको ये पता ना हो कि ये कितने का रहना है, 15 दिन बाद इसे बढ़ जाना है, 1 महीने में बढ़ जाना है, तो आप बिजनेस कैसे प्लान कर सकते हैं? आपको पता ही नहीं कि आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, जब तक आएगा उस वक्त तक डॉलर कितने का होगा, और जब मैंने उस पर ड्यूटी देनी है तो वो कितनी होगी, अब कुछ भी नहीं पता आपको। तो वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इवेंचुअली ये इतने बुरे हालात नहीं है। एक दफ़ा IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए और फॉरेन इंडक्शन शुरू हो गई हमारी एज कमिटेड एंड एज प्रॉमिस्ड, तो फिर डॉलर कंट्रोल होएगा इंशाल्लाह। ये मुझे उम्मीद है इसमें ये एडजस्ट होगा। सर विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि अगर हालात जो हैं वो ऐसे हों तो हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत में तौसीक़ की जा सकती है। उन्होंने कोट भी किया कि जैसे कि 1988 में सैलाब आया और 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बायस ज़ाहिर इंतखाबात लेट हुए। तो सर इसका तो ये मतलब नहीं है कि हुकूमत पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई है कि इंतखाबात को। बेगम नुसरत भुट्टो नहीं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की
जी शहादत? सर, मैंने बेनज़ीर भुट्टो का। अच्छा, तो और बाय द वे उस वक्त मैं भी वजीर था, तो मुझे पता है एकदम से लंबी हो गई थी हमारी गवर्नमेंट जो थी। अच्छा। और यानी उस वक्त मुझे बड़ा आपने अजीब सा वक्त याद करा दिया। देखिए, आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो वाक़या हुआ, इसके बाद तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली और ऐलान जंग किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। आप खास तौर जिसको हम इलाका गैर कहते थे, या फाटा में या वजीरिस्तान में या उन करक वगैरह में, इन सारी जगहों पे कैसे अभी इलेक्शंस कर सकते हैं? आधे ज़्यादा आपका सिंध जो है वो डूबा हुआ है, 2 सूबे पंजाब के 2 ज़िले डूबे हुए हैं, आधा बलूचिस्तान डूबा हुआ है अभी तक। रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही है लोगों के, अभी घर तक तामीर नहीं हुए। बिजली के बिल नहीं दे सकते क्योंकि बिजली ही नहीं है वहाँ पे। तो आपका ख्याल में कि इलेक्शन खेलना चाहते हैं इमरान खान, ये मुल्क के साथ क्या चाहते हैं? और आइन में ऐसी गुंजाइश है, उस वक्त भी डिले हुए थे जब मैं वजीर था, मुझे याद है। और अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह रहम करे, होने ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो गुंजाइश मौजूद है। और आजम नज़ीर तारड़ साहब एक बहुत आइन को समझने वाले काबिल वकील हैं, तो जब वो ऐसी बात करें और आइन को कोट करें तो आप आंखें बंद करके यकीन कर लें कि ये शिक मौजूद है, उसे कोई बहस नहीं है। चलें देखते हैं सर आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें।